हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके एक एक करके हमने डिस्कस किया कि आपका हमने सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ने डिस्कस किया था वो था आपका पोलराइज वाटर रिएक्टर पावर प्लांट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने आपके नेक्स्ट जो आपका जो पावर प्लांट था वो था बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट, उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट उसके बाद आपका जो लास्ट जो पावर प्लांट था वो था आपका गैस कूलेड रिएक्टर पावर प्लांट। ठीक है, तो एक एक करके हमने पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया, वो उसकी वर्किंग, उससे कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसी क्रम में हम आगे आपको एक आज नया पावर प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसका नाम है प्रेशराइज हैवी रिएक्टर पावर प्लांट। ये आपका बेसिक फिगर है, आप देख सकते हैं इसके फिगर में। ठीक है, कैसे कैसे फिगर को बताया गया है, बनाया गया है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, तो आप हम एक एक करके आपको उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या था कि जो प्रेशराइज हैवी रिएक्टर पावर प्लांट है वो कैनेडियन द्वारा विकसित किया गया था। जो भी कनाडा के लोग थे, कैनेडियन लोग थे, उनके द्वारा विकसित किया गया था। इसलिए इसे कैंडू कहते हैं, कैंडू रिएक्टर कहते हैं। देखिए, कैनेडियन द्वारा विकसित किया गया था, इसीलिए इसे हम आपके कैंडू, देखिए क्या है, कैंडू रिएक्टर कहते हैं। कैंडू का मतलब क्या है, देखिए आपका CAN से कैनेडियन हो जाता है, D से ड्यूटोरियम हो जाता है, U से यूरेनियम। इस तरह से जो कैंडी का फुल फॉर्म हो जाएगा, फुल नेम हो जाएगा कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम हो गया, रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो प्रेशराइज हैवी रिएक्टर पावर प्लांट होता है, इसमें मॉडरेटर तथा कूलेंट के रूप में हम प्रेशराइज हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी हमने आपका सबसे सर्वप्रथम जब प्रेशराइज वाला, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए प्रेशराइज वाटर रिएक्टर पावर प्लांट था। इसमें आपने देखा तो उसमें क्या था कि हमने क्या कर रहे थे, जो भी आपका मॉडरेटर था या कूलेंट के तौर पे हम वाटर का प्रयोग करते थे। लेकिन इस हवाले में आपके जो भी आपका प्रेशराइज हैवी रिएक्टर पावर प्लांट है, तो इसमें हम आपके मॉडरेटर, देखिए मॉडरेटर तथा कूलेंट के रूप में हम प्रेशराइज हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब DTO का होता है, हैवी वाटर का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए जो आपका इसमें क्या होता है कि देखिए ईंधन के रूप में हम प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रेशराइज हैवी रिएक्टर पावर प्लांट में हम ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस पावर प्लांट में प्राकृतिक यूरेनियम ऑक्साइड को छोटे सिलेंडर पैकेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आपका प्राकृतिक यूरेनियम होता है उसको हम छोटे सिलेंडर के रूप में, हम पैकेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन पैकेटों को क्षरण रहित ट्यूबों में, मतलब जिसमें लीकेज ना हो, ऐसे ट्यूब में आपका पैक किया जाता है। और इन ट्यूबों की जो लंबाई होती है वो 0.5 सेंटीमीटर तथा उसका जो व्यास होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी आपका ईंधन जो प्राकृतिक यूरेनियम है, इसको हम क्या सिलेंड्रिकल जो भी आपके सिलेंड्रिकल पैकेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन पैकेटों को हम क्या करते हैं, आपकी लीकेज रहित ट्यूबों में हम क्या करते हैं, पैक किया जाता है, ताकि मतलब पैक किया जाता है। जो इन ट्यूबों की जो लंबाई होती है वो 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इसका जो इधर का ट्यूब है उसमें जो उसकी लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर तथा जो डायमीटर होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये आपका फ्यूल होता है, ये फ्यूल राडों को हम 13
बंडलों में 13 बंडल, आपका 13 बंडलों में एक साथ 37 की संख्या में जोड़कर व्यवस्थित किया जाता है। तो जो भी आपके फ्यूल रॉड हैं उसको हम क्या करते हैं 37 बंडल में एक साथ 37 की संख्या में जोड़कर व्यवस्थित किया है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूल बंडल, देखिए ये वाले जो हैं आपके ये सब फ्यूल बंडल है। तब फ्यूल बंडल हम 37 होता है, ठीक है, तो उसको हम 37 की संख्या में एक साथ जोड़ने का कार्य मतलब व्यवस्थित किया जोड़ा जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें जो भी 37 बंडल है उसमें प्रत्येक बंडलों को हम दाब पात्रों की सहायता से पृथक व्यवस्थित किया जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे है, आप देख सकते हैं प्रेशर ट्यूब या प्रेशर वेजल है, देखिए ये प्रेशर ट्यूब है ना ये, तो हम इसको क्या करते हैं अलग अलग व्यवस्थित किया जाता है। एक प्रेशर ट्यूब में हम क्या करते हैं 12-12 आपके जो भी फ्यूल रॉड को व्यवस्थित किया जाता है। देख लीजिए 1 2 3 4 ऐसे है ना, ऐसे 12-12 होते हैं, ठीक है, इस तरह व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार व्यवस्था इसलिए की जाती है कि जिससे हम ईंधन को जो भी आपका जो भी आपका जो ईंधन होता है, ठीक है, वो समान रूप से वितरित रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं जो भी आपका तो जो भी आपका जो ईंधन होता है ताकि जैसे मान लिया यहाँ पे देखिए जो फ्यूल रॉड है, मान लिया अगर फ्यूल रॉड जो फ्यूल बंडल है या फ्यूल रॉड है उसको 12-12 करेंगे, जैसे मान लिया एक आपका ये वाला जो फ्यूल बंडल है ये यूज हो गया तो ये आपका रहेगा, तो इसको तब तक यूज करेंगे, तब तक हम इसे क्या करेंगे पुनः इसे भर कर व्यवस्थित कर देंगे, ठीक है। ताकि इस प्रकार व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे हम ईंधन को दोबारा भरने मतलब भर के उसको लगातार कंटिन्यूस रूप से इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है, इसीलिए हम इसको इस प्रकार भरने का कार्य करते हैं। और जो भी रिएक्टर का जो कोर होता है, ये रिएक्टर कोर है आप देख सकते हैं, तो रिएक्टर कोर को हम 36 या और कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली व्यवस्थित किया जाता है। यह इस्पात या सिलेंडरों का बना होता है। जो भी आपका कोर होता है आपका वो इस्पात का बना होता है, जिसे हम आपका कैलेंड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलेंड्रिया कहते हैं। देखिए ये आपका प्रेशर ट्यूब है, ये वाला प्रेशर वेसल है जिसका डायमीटर 7 से 8 मीटर होता है तथा उसकी हाइट 6 मीटर होती है। तो प्रेशर ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो 7 से 8 मीटर होता है तथा जो उसकी हाइट होती है वो 6 मीटर होती है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक चीज़ें थी। ये वर्किंग वर्क कैसे करता है देखिए, तो इस पावर प्लांट में जो प्रेशराइज हैवी रिएक्टर पावर प्लांट है, तो इस प्लांट में हम कूलेंट, अभी ये बात किया कूलेंट के रूप में क्या प्रयोग कर रहे हैं, आपका हैवी वाटर, जिसे हम DTO शॉर्ट फॉर्म है होता उसका रासायनिक सूत्र है DTO रिएक्टर कोर, हम कोर को रिएक्टर कोर के दाब ट्यूब में प्रवेश कराते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका कोर है, तो ये जो ट्यूब है इसमें हम क्या करते हैं DTO को हम क्या करते हैं आपका प्रवेश कराते हैं, ठीक है। जिसका दाब जो हम हैवी वाटर का जिसमें प्रवेश कराते हैं उसका दाब आपका 110 बार तथा तापमान आपका उसका 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसका देखिए जो उसका दाब होता है वो आपका दाब जो होता है आपका 110 बार होता है तथा उसका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इसके बाद जो भी कूलेंट ट्यूब होते हैं, जो भी आपके कूलेंट मतलब आपका DTO को हम क्या करते हैं ट्यूब में भेजते हैं, जो भी आप प्रेशर ट्यूब है इन्हीं में भेजते हैं। अब क्या है कि ये जो
ट्यूब होते हैं ये ईंधन रॉड के, जो ये फ्यूल बंडल है ना, फ्यूल बंडल के चारों ओर प्रवाहित होता है, चारों तरफ प्रवाहित होता है, जिससे क्या होगा कि प्रवाहित होगा कूलेंट, वो गर्म होकर क्या होगा कि जो भी प्लांट के हीट एक्सचेंजर, ये देख सकते हैं, हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करता है, जिससे क्या होगा कि वाष्प जनरेशन होगा, यहाँ से स्टीम जनरेट होती है। इस हीट जनरेटर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे भेजने का कार्य करते हैं। इस तरह से उसको हम क्या करते हैं, टरबाइन, जो भी टरबाइन पर भेजने का कार्य करते हैं, स्टीम टरबाइन पे उसे भेज देते हैं। ठीक है, ये इसकी क्रियाविधि थी। ये ज़्यादा थोड़ी छोटी सी क्रियाविधि है। इसमें मेन देखिए क्या है, उसका एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ, देखिए एडवांटेज ऑफ आपका कैनेडू का मतलब हो गया कैनेडियम, आपका कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम, इसे आल्सो नेम कहते हैं। उसका तो जो बेसिक नाम है वो है आपका प्रेशराइज हैवी रिएक्टर पावर प्लांट, लेकिन इसको हम कैनेडू कहते हैं। इसमें एडवांटेज देखिए क्या है, जो प्लांट में कम ईंधन की खपत होती है, तो इसमें इस प्रकार के पावर प्लांट में जो फ्यूल की खपत आपकी कम होती है, तथा फ्यूल की जो लागत होती है वो भी कम होती है। तो ईंधन की जो खपत होती है वो भी कम होती है, तथा इसकी जो लागत होती है वो भी आपकी कम होती है। इसलिए प्रोडक्शन रेशियो उसका अच्छा होता है, जो भी उसमें प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम, आपने इससे पहले देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईंधन के रूप में हम प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। तो यूरेनियम आपका सस्ता होता है, इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए सस्ता, इसीलिए उसका जो ईंधन की जो प्लांट की जो लागत है वो कम होती है, क्योंकि ईंधन ही बहुत मैटर करता है उसकी लागत पर। तो इसमें समृद्ध ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसकी कॉस्ट आवश्यकता कम होती है। उसके बाद है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ऑफ कैनेडू, तो इसमें जो भी हैवी वाटर महंगा होता है। ठीक है, जो हैवी वाटर होता है वो आपका महंगा होता है, तथा हाई टेम्परेचर भी आपका फिक्स होता है, सीमित होता है। ठीक है, तथा इसमें लीकेज की समस्याएं नहीं होती है, इसमें लीकेज की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं, तथा उच्च रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज है। क्या है, पहला हैवी वाटर काफ़ी महंगा होता है। दूसरा हाई टेम्परेचर आपका हाई टेम्परेचर होता है वो सीमित होता है। तीसरा है आपके लीकेज की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तथा उच्च रख रखाव की आवश्यकता होती है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पावर प्लांट है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं, सॉरी, ठीक है, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें क्या है, लिक्विड मेटल रिएक्टर पावर प्लांट। क्या है, लिक्विड मेटल रिएक्टर पावर प्लांट। इसका बेसिक फिगर है, ये है रिएक्टर है, ये प्राइमरी सर्किट है, ये आपका हीट एक्सचेंजर है, ये दूसरा हीट एक्सचेंजर होता है, सेकेंडरी सर्किट है, ये 3 आपके पंप है, ये स्टीम सर्किट है, ये टरबाइन है, जनरेटर है, कंडेंसर है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फिगर है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, लिक्विड मेटल रिएक्टर पावर प्लांट। तो हम लिक्विड मेटल रिएक्टर पावर प्लांट को हम आल्सो दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर, शॉर्ट फॉर्म में से SGR पावर प्लांट भी कहते हैं। तो जो भी लिक्विड मेटल रिएक्टर पावर प्लांट होता है इसे हम सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर पावर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्या है कि सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर पावर प्लांट कहने के पीछे कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि हम इसमें लिक्विड मेटल रिएक्टर पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट मॉडरेटर के रूप में, जो ग्रेफाइट होता है मॉडरेटर के रूप में, तथा जो सोडियम होता है वो कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं, जो ग्रेफाइट है वो मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है,
तबकि जो सोडियम होता है कूलेंट के रूप में प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे हम सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर, इसे शॉर्ट फॉर्म में SGR पावर प्लांट भी कहते हैं। देखिए क्या है कि सोडियम, जो आपका जब सोडियम है ये द्रव होता है। सोडियम जब रिएक्टर कोर से गुजारा जाता है, जब सोडियम को रिएक्टर कोर से गुजारा जाता है तब यह रेडियो एक्टिव हो जाता है, ये आपका रेडियो एक्टिव हो जाता है तथा पानी से रिएक्शन करने लगता है। ठीक है, जब सोडियम को जब हम रिएक्टर कोर से गुजारते हैं, क्योंकि सोडियम को हम कूलेंट के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं, तो वही सोडियम को जब हम रिएक्टर कोर से गुजारा जाता है तब ये रेडियो एक्टिव हो जाता है तथा पानी से रिएक्शन करने लगता है। ठीक है, पानी से रिएक्शन करने लगता है। इसीलिए हम गर्म सोडियम को दूसरे कूलेंट से गुजारा जाता है। इसलिए जो हम सोडियम को ये दूसरे कूलेंट, क्या है कि वो पानी से क्रिया कर ले रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं उसे दूसरे आपके कूलेंट जो क्या है, इसलिए उसे दूसरे कूलेंट में गुजारा जाता है। जो प्राथमिक, जो भी आपका प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में होता है, जो ये प्राइमरी आप हीट एक्सचेंजर है, ये आपका सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, तो प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में होता है तथा दूसरे कूलेंट के रूप में हम दूसरे कूलेंट के रूप में हम सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कूलेंट की ऊष्मा को दूसरे हीट एक्सचेंजर में प्रवेश कराते हैं, जिससे भरण जल, देखिए क्या है, आप इससे पहले कुछ समझिए क्या है। देखिए देखते हैं क्या है कि जो भी आपका कूलेंट के रूप में हम सोडियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम रिएक्टर के बाद हम क्या कर रहे हैं, जब ये सोडियम क्या करता है हीट एक्सचेंजर, मान लिया यहाँ पे आपका वाटर हो गया, तो क्या करेगा कि एक क्रिया कर देगा, ये लिखा है ना, रिएक्टर कोर से गुजारा जाता है तो रेडियो एक्टिव हो जाता है यहाँ पे। आज जब ये पानी यहाँ क्या होगा, जब यहाँ पे इस हीट एक्सचेंजर में जब हम पंप से पानी को मिलाएंगे तो पता चलेगा वो पानी से क्रिया करने लगेगा। इसलिए हम दूसरे कूलेंट जो पोटेशियम को हम क्या करते हैं दूसरे हीट एक्सचेंजर में क्या करते हैं पानी से गर्म करते हैं। तो क्या है कि जो दूसरा हीट एक्सचेंजर जो दूसरा आपका कूलेंट होता है पोटेशियम, वो क्या करता है कि जो प्राइमरी हीट एक्सचेंजर है यहाँ से स्टीम यहाँ से हीट को अवशोषित करके, मतलब उसमें अवशोषित करके क्या करता है उसे सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे पंप के द्वारा पहुंचा हुआ पानी को पूरी तरह से क्या करता है हीट, मतलब उसे पानी को गर्म कर देता है, जिससे आपकी स्टीम जनरेट होना शुरू हो जाती है। इस स्टीम को हम टरबाइन पे गुजारते हैं तथा टरबाइन आपकी जनरेटर को रोटेट करने का कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पुनः ये आपका प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, ये चीज़ था आपका, तो यही कारण है। पहला देखिए क्या है कि जो भी आपका जो सोडियम है क्या है कि रिएक्टर कोर से जब भी गुजारा जाता है तो ये रेडियो एक्टिव हो जाता है। रेडियो एक्टिव हो जाने के कारण ये पानी से रिएक्शन करने लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं दूसरे कूलेंट का प्रयोग करते हैं, जिससे हम दूसरे कूलेंट के रूप में हम पोटेशियम का प्रयोग करते हैं, जो प्राइमरी आपका हीट एक्सचेंजर में से हीट को अवशोषित करके वो सेकेंडरी आपके हीट एक्सचेंजर में प्रवेश कराता है, जहाँ पे वो क्या करता है पानी को गर्म करके आपको स्टीम जनरेट करके आपके टरबाइन पर उसे ले जाने का कार्य करता है। ये आपका इस तरह से उसकी क्रियाविधि भी हो गई। ठीक है, इसके एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो इसका कुछ बेसिक अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप देख सकते हैं, छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए आप सिंपल जो रिएक्टर कोर है, यहाँ पे पहले आपको दिखा दें थोड़ा बहुत, जो देखिए रिएक्टर कोर है ये आपका हीट एक्सचेंजर है, तो यहाँ कूलेंट के तौर पे क्या होगा आपका सोडियम होगा। ठीक है, सोडियम होगा जो आप हीट एक्सचेंजर में जाएगा, यहाँ से क्या होगा कि वो आपका रेडियो एक्टिव हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे हीट एक्सचेंजर में प्रवेश कराएंगे। यहाँ पे दूसरा आपका कूलेंट होता है पोटेशियम,
तो दूसरा जो पोटेशियम होता है, इसकी हीट जो इसमें हीट एक्सचेंजर में जो उत्पन्न ऊष्मा है उसको ग्रहण करके वो क्या करेगा, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में जाएगा। जहाँ पे पानी है उस पानी को क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, वो स्टीम आपकी टरबाइन पर चली जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था होती है, इसका सर्किट डायग्राम है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण है, कभी भी आएगा तो ज़रूर डिस्कस करेगा उसमें कि लिखेगा आप लिक्विड मेटल रिएक्टर पावर प्लांट में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या डिस्कस अबाउट लिक्विड मेटल रिएक्टर पावर प्लांट। तो ये सब चीज़ें पूछ सकता है, एंड पूछ सकता है आल्सो डिस्कस एडवांटेज ऑफ SGR एंड डिसएडवांटेज ऑफ SGR। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, करके देखिए। इसका एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज ऑफ SGR। तो स्टीम को उच्च ताप पर प्राप्त किया जाता है। एडवांटेज यही है, स्टीम को हम उच्च ताप पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा है आपका प्रेशराइज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें प्रेशराइज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसका जो प्लांट की जो लागत होती है वो कम होती है। प्लांट की आवश्यकता पड़ती नहीं है, इसलिए वहाँ पे इसकी आपकी लागत कम हो जाती है, तथा इसकी थर्मल एफिशिएंसी हाई होती है। तो इसके दो मेन पॉइंट हैं कि थर्मल एफिशिएंसी हाई होती है, इसमें प्रेशराइज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए प्लांट की लागत आपकी कम होती है, तथा स्टीम को हम उच्च ताप पर प्राप्त किया जाता है। ये रहा उसका एडवांटेज। उसके बाद इसी तरह आपकी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। आपका है उसके बाद ये है आपका सोडियम तीव्र, जो भी सोडियम डिसएडवांटेज है वो है सोडियम तीव्रता से वायु तथा जल के साथ अभिक्रिया करता है, जो हानिकारक होता है। यही आपको मैं वही बता रहा था, क्या है कि सोडियम आपका क्रिया कर दे रहा था, क्योंकि रिएक्टर कोर से जब हम सोडियम को गुजार रहे थे तो रेडियो एक्टिव हो जा रहा था, जो पानी से रिएक्शन कर रहा था, इसलिए दूसरे कूलेंट के रूप में पोटेशियम का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, यही दिक्कत है उसमें। क्या क्या है कि देखिए, सोडियम तीव्रता से वायु तथा जल से साथ अभिक्रिया करता है, जो हानिकारक होता है। दूसरा इसमें है, देखिए, सोडियम हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता, आपका मीडियम हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, मीडियम हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत ये है कि जो हीट है एक ही हीट एक्सचेंजर में नहीं हो पाएगा, कि यहाँ पे पानी होगा तो पानी से स्टीम जनरेट होगा, तो ये पानी से क्रिया कर लेगा, इसलिए दूसरा हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपका खर्च बढ़ जाता है, जिससे कॉस्ट उसका बढ़ जाता है, इसकी समस्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, सॉरी। तो आप देख सकते हैं इसके बाद लास्ट इसका पॉइंट है, जो सोडियम है सोडियम कूलेंट का लीकेज संभव होता है। तो सोडियम लीकेज का जो भी सोडियम कूलेंट का लीकेज होता है वो संभव होता है। ठीक है, ये इसकी समस्या है। तो एक एक करके हमने डिस्कस किया एडवांटेज, डिसएडवांटेज तथा उसकी वर्किंग। जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर पावर प्लांट। ये आपका लास्ट आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो और आपका अपलोड होगा, इसमें आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो होगा तो आपका लास्ट वीडियो होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उसमें एक एक बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बस आज के लिए इतना ही। आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बस, धन्यवाद, थैंक यू।